नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, विषय हिंदी कक्षा 9 में आपका स्वागत करती हूँ। पढ़ते हैं पाठ 5 स्वराज्य की नींव। विष्णु प्रभाकर की एकांकी है स्वराज्य की नींव। एक अंक वाले नाटक को एकांकी कहते हैं। विष्णु प्रभाकर द्वारा लिखित स्वराज्य की नींव पढ़ते हैं। लेखक परिचय। विष्णु प्रभाकर का जन्म मुजफ्फरपुर जिले के मीरनपुर गांव में हुआ था। इन्होंने प्रारंभिक शिक्षा अपने गांव में और उच्च शिक्षा हिसार में प्राप्त की थी। कई वर्षों तक पंजाब सरकार की सेवा करने के बाद सन 1944 से ये दिल्ली आ गए और तब से दिल्ली रहकर पूर्ण समय के लिए साहित्य सेवा में लगे हैं। आपने कहानी, उपन्यास, जीवनी, नाटक, एकांकी, संस्मरण और रेखाचित्र आदि विधाओं में पर्याप्त मात्रा में लिखा है। आपकी प्रमुख रचनाएं ढलती रात, स्वप्नमयी उपन्यास, संघर्ष के बाद कहानी संग्रह, नव प्रभात, डॉक्टर, नाटक, प्रकाश और परछाइयाँ, 12 एकांकी, अशोक एकांकी संग्रह, जाने अनजाने, आवारा मसीहा आदि। विष्णु प्रभाकर की रचनाओं में प्रारंभ से ही स्वदेश प्रेम एवं राष्ट्रीय चेतना और समाज सुधार का स्वर प्रमुख रहा है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद आपने आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र में नाटक निर्देशक के पद पर काम किया। बाद में स्वतंत्र लेखन को अपनी जीविका का साधन बना लिया। आपका समस्त साहित्य मानवीय अनुभूतियों से जुड़ा हुआ है। आपकी रचनाओं में रोचकता एवं संवेदनशीलता सर्वत्र व्याप्त है तथा भाषा सहज एवं सरल है। प्रस्तुत एकांकी स्वराज्य की नींव में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 में लक्ष्मीबाई के त्याग और संघर्ष का वर्णन किया गया है। स्वराज्य की नींव रखने में स्त्रियों की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। प्रस्तुत एकांकी के पात्र स्वराज्य की नींव के पत्थर हैं, जिनके त्याग, तपस्या एवं बलिदान के द्वारा भले ही स्वराज्य प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन वे स्वराज्य की नींव का पत्थर बनकर जनमानस में देश प्रेम एवं नव जागरण की भावना जागने में अपनी सार्थकता समझते हैं। बुंदेले हर बोली के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म 1828 को हुआ था। उनका नाम मणिकर्णिका था। विवाह के पश्चात उनका नाम लक्ष्मीबाई हो गया। स्त्रियों के प्रेरणा स्रोत रानी लक्ष्मीबाई ने जीते जी झांसी पर अंग्रेजों को कब्जा नहीं करने दिया और सामने ललकारती हुई कहने लगी कि मैं अपनी झांसी जीते जी नहीं दूंगी। उनके जीवन के एक प्रसंग को एकांकी के द्वारा लेखक ने यहाँ प्रस्तुत किया है। रंगमंच पर युद्ध भूमि का दृश्य। पात्र लक्ष्मीबाई, मुंदर, तात्या, जूही, रघुनाथराव, सेनानायक। रंगमंच पर युद्ध भूमि का दृश्य अंकित किया जा सकता है। कैंप कहीं पास ही लगा हुआ है। महारानी लक्ष्मीबाई के तंबू का एक भाग दिखाई देता है। पर्दा उठने पर महारानी लक्ष्मीबाई अपनी सखी जूही के साथ उत्तेजित अवस्था में मंच पर प्रवेश करती है। दोनों लाल कुर्ती के सैनिकों की वेशभूषा में हैं। रानी लक्ष्मीबाई अपनी सखी जूही से कह रही है। रानी लक्ष्मीबाई यह देखकर निराश है कि झांसी, कालपी और ग्वालियर स्वतंत्रता सेनानियों के हाथ से निकल गए। केवल ग्वालियर का किला उनके अधिकार में रहा है। स्वराज्य को जाते हुए देखती हूँ, परंतु दूसरे ही क्षण मार्ग में हिमालय अड़ जाता है। उसे पास करती हूँ तो महासागर की डरावनी लहरें थपेड़े मारने लगती हैं। उनसे जूझती हूँ तो नाविक सो जाते हैं। देखो जूही, इधर क्षितिज। क्षितिज यानी वह स्थान जहाँ धरती और आकाश मिलते हुए दिखाई देते हैं। देखो जूही, उधर क्षितिज जहाँ पर आकाश और पृथ्वी जैसे मिलते हुए दिखाई देते हैं। कैसी लपलपाती हुई लपटें उठ रही हैं। लपटें यानी ज्वालाएं उठ रही हैं। सारा आकाश धूम घटाओं से छाया हुआ है।
प्रलय की भूमिका है, लेकिन राव साहब है कि रक्तमंडल की छाया में ऐसो आराम में मशगूल है। आवेश में आते आते सहसा मौन हो जाती है। जूही कुछ कहने के लिए मुंह खोलती है कि महारानी फिर बोल उठती हैं। जूही, मैंने प्रतिज्ञा की थी कि मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, लेकिन झांसी हाथ से निकल गई। जूही सहसा तीव्र होकर, नहीं नहीं, झांसी हाथ से नहीं निकली, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। मैं अकेली हूँ, लेकिन उससे क्या, मैं अकेले ही झांसी लेकर रहूंगी। जूही कह रही है लक्ष्मीबाई से, कौन कहता है आप अकेली हैं? महारानी, आप तो गीता पढ़ती है, फिर यह निराशा कैसी? लक्ष्मीबाई कह रही है, मैं निराश नहीं हूँ, मैं जानती हूँ कि मैं झांसी लेकर रहूंगी, लेकिन क्या तुम नहीं जानती कि उस दिन बाबा गंगादास ने मुझसे क्या कहा था? जब तक हमारे समाज में छुआछूत और ऊंच नीच का भेद नहीं मिट जाता, जब तक हम विलास प्रियता को छोड़कर जन सेवक नहीं बन जाते, तब तक स्वराज्य नहीं मिल सकता। वह मिल सकता है केवल सेवा, तपस्या और बलिदान से। लेकिन महारानी, उन्होंने यह भी तो कहा था कि स्वराज्य प्राप्ति से बढ़कर है स्वराज्य की स्थापना के लिए भूमि तैयार करना, स्वराज्य की नींव का पत्थर बनना। लक्ष्मीबाई मुस्कुराकर, शाबाश मेरी कर्नल, तुम लोगों से मुझे यही आशा है। जिस स्वराज्य की नींव तुम जैसी नारियां बनने जा रही है, वह निश्चय ही महान होगा। मुझे इस बात की चिंता नहीं है कि वह मेरे जीवन काल में आता है या नहीं आता। यानी रानी को दुख इस बात का है कि उनकी सेना के बड़े योद्धा राव साहब, बांदा के नवाब रघुनाथ राव आदि विलास में डूब गए हैं। उनके पास शक्ति है, फिर भी वे दुर्बल हैं। तात्या जैसा सेनापति होते हुए भी सेना में अनुशासन नहीं है। युद्ध की ठोस तैयारी न कर वे ब्रह्मभोज में लगे हुए हैं। जूही और मुंदर रानी लक्ष्मीबाई की सखिया है। जूही सेनापति तात्या को चाहती है और मुंदर रघुनाथ राव को। जूही अच्छी नर्तकी है, पर वह विलासियों के मनोरंजन के लिए नाचना नहीं चाहती। स्वराज्य के लिए वह अपने प्रेम को भी ठोकर मार सकती है। मुंदर भी युद्ध में रानी लक्ष्मीबाई के साथ ही रहना चाहती है। उससे भी प्रेम से अधिक स्वराज्य प्यारा है। युद्ध में जूही तोप खाना संभालने की जिम्मेदारी लेती है। लक्ष्मीबाई जूही से कह रही हैं, ठोकर ही तो नहीं मार सकती जूही, यही दर्द तो हमें कचोट रहा है। अगर ठोकर मार कर हम उनकी मदहोशी दूर कर सकते तो बात ही क्या थी। जूही लक्ष्मीबाई से कह रही हैं, बाई साहब, मैं औरों की बात नहीं जानती, मुझे आज्ञा दीजिए, मैं ठोकर मारने को तैयार हूँ। मुंदर, और मैं भी तैयार हूँ बाई साहब, चलो हम सब चल कर उनकी नींद हराम कर दे। लक्ष्मीबाई, नहीं मुंदर नहीं, हम उनकी नींद हराम नहीं कर सकते। अब तो दुश्मन की ठोकर ही उनको उस नींद से जगा सकती है। जूही कह रही है, दुश्मन की ठोकर, यह आप क्या कर रही है? लक्ष्मीबाई, हाँ जूही, दोस्त की ठोकर अविश्वास की खाई को और भी चौड़ा कर देती है। क्या तुम नहीं जानते कि हम एक दूसरे को किस दृष्टि से देखते हैं? क्या ऐसी स्थिति में मेरे कुछ कहने से शंकाओं की घटा और भी गहरा नहीं उठेगी? मुंदर, बाई साहब ठीक कहती हैं, शंकाएं अविश्वास पैदा करेगी और वो उस अविश्वास से उत्पन्न निराशा को दूर करने के लिए पायल की झंकार और भी चनक उठेगी। श्रीखंड और लड्डुओं पर जान देने वाले ब्राह्मणों के आशीर्वाद का स्वर और भी तेज उठेगा। सहसा कहीं दूर तोपों का स्वर उठता है और जूही, तू अगर तात्या को खोज सके तो तुरंत उन्हें यहाँ आने के लिए कह। लक्ष्मीबाई जब जूही को तात्या को खोजने की आज्ञा देती है, तब जूही कहती है, खोज क्यों नहीं सकती, आपकी आज्ञा होने पर मैं उन्हें पाताल से भी खींचकर ला सकती हूँ। जाने को मुड़ती है कि रघुनाथ राव तेजी से प्रवेश करते हैं। महारानी, आपने सुना? लक्ष्मीबाई, क्या रघुनाथ? रघुनाथ राव कहता है, महारानी, जनरल रोज की सेना ने मुरार में पेशवा की सेना को हरा दिया। जूही, कांप करके पेशवा की सेना हार गई? लक्ष्मीबाई, पेशवा की सेना हार गई, यह अच्छा ही हुआ।
अब पेशवा की आंखें खुलेगी। रघुनाथ, अपनी सेना को तैयार होने की आज्ञा दो। रोज ग्वालियर का किला नहीं ले सकेगा। रघुनाथ, मैं जानता हूँ वह कभी नहीं ले सकेगा। मैं अभी सेना को कूच के लिए तैयार करता हूँ। केवल आपको सूचना देने के लिए आया था, जाता है। लक्ष्मीबाई, और जूही तुम भी जाओ। सहसा बाहर देखकर, लेकिन ठहरो, शायद सेनापति तात्या इधर ही आ रहे हैं। जूही, बाहर देखकर, जी हाँ, ये तो सरदार तात्या ही है। सरदार तात्या का वहाँ पर प्रवेश होता है। लक्ष्मीबाई कहती है, कहिए सरदार तात्या, आज आप इधर कैसे भूल पड़े? तात्या कहता है, बाई साहब, मैं किसी के लिए सरदार हो सकता हूँ, पर आपके लिए तो सेवक ही हूँ। लक्ष्मीबाई व्यंग्य से कटाक्ष करके कहती हैं, इतने बड़े सेनापति को इस प्रकार एक नारी के सामने झुकते लज्जा नहीं आती? खैर छोड़ो इस बात को, यह तुम्हारी विनम्रता है, लेकिन यह तोपों की आवाज कैसी आ रही है? कौन सा उत्सव मनाया जा रहा है? शायद चाटुकारों में जागीर बांटना अभी खत्म नहीं हुआ है। तात्या बोलता है, भाई साहब, आपको हमें लज्जित करने का पूरा अधिकार है। हम इसी योग्य हैं, लेकिन जो कुछ हो रहा है वह आप जानती ही है। रानी लक्ष्मीबाई सेनापति तात्या को युद्ध के लिए तैयार होने का आदेश देती है। वह कहती हैं, जाओ तलवार संभालो। लक्ष्मीबाई कहती हैं, शायद ब्रह्मभोज के उपलक्ष्य में ये तोपें चल रही हैं। श्रीखंड और लड्डुओं के लिए घी शक्कर की कमी तो नहीं पड़ी? तभी जूही बोलती है, सरकार, इस बार इनको माफ कर दीजिए। तात्या व्यग्र होकर, भाई साहब, आप यूँ कब तक फटकारती रहेगी? लक्ष्मीबाई कहती है, तू कहती है अच्छा, लेकिन मुंदर का प्रवेश। तभी मुंदर प्रवेश करती है। मुंदर, सरकार, सेना तैयार है। लक्ष्मीबाई, तो मैं भी तैयार हूँ। तात्या, तुमसे मुझे बहुत आशाएं थी, तुम्हारे रहते यह सब क्या हो गया? तभी जूही बोलती है, सरकार, ये स्वामी भक्त है। लक्ष्मीबाई, लेकिन आज हमें देशभक्तों की आवश्यकता है। खैर, अब भी कुछ नहीं बिगड़ा, अब भी बहुत कुछ किया जा सकता है। तात्या, इसीलिए तो आया हूँ भाई साहब, आप जो कहेगी वही करूँगा। जो योजनाएं बनाएंगे उसी पर चलूँगा। लक्ष्मीबाई, तो जाओ तलवार संभालो। नुपुरों की झंकार के स्थान पर तोपों का गर्जन होने दो। भूल जाओ राग रंग, याद रखो, हमें स्वराज लेना है, हमें रणभूमि में मौत से जूझना है। तात्या, महारानी आपकी जय हो, मैं युद्ध के लिए तैयार होकर आया हूँ। तभी लक्ष्मीबाई कहती हैं, जानती हूँ, लेकिन सेनापति, इस बार यह याद रखना कि यदि दुर्भाग्य से विजय न मिल सकी तो तुम्हें सेना और सामग्री दोनों को दुश्मन के घेरे से निकाल कर ले जाना है। तात्या, ऐसा ही होगा। लक्ष्मीबाई, तात्या, मेरा मन कहता है कि यह मेरे जीवन का अंतिम युद्ध है, क्योंकि रानी लक्ष्मीबाई को ऐसा लगता था कि यह उसके जीवन का अंतिम युद्ध है। उसे केवल इसी बात की चिंता है कि युद्ध में उनकी वीरता कलंकित न हो जाए। लक्ष्मीबाई कहती हैं, जीत हो या हार, मुझे किसी बात की चिंता नहीं। चिंता केवल इस बात की है, हमारी वीरता कलंकित न होने पाए। तभी तात्या लक्ष्मीबाई से कहता है, बाई साहब, वीरता आपको पाकर धन्य है। आपके रहते कलंक हमारी छाया को भी नहीं छू सकेगा। आज्ञा दीजिए, प्रणाम। लक्ष्मीबाई कहती है, प्रणाम तात्या, मैं सीधे युद्ध भूमि में जा रही हूँ, देर न लगाना। तात्या चला जाता है। तभी मुंदर आती है, कहती है, सरकार, आज मैं बराबर आपके साथ रहूँगी। जूही, और मैं तोपखाना संभालूंगी। तभी लक्ष्मीबाई कहती हैं, और हम सब मिलकर या तो स्वराज्य प्राप्त करेंगे, रहेंगे, या स्वराज्य की नींव का पत्थर बनेंगे। हर हर महादेव। तीनों हर हर महादेव का उद्घोष करती हैं। पृष्ठभूमि में यही उद्घोष उभर कर आता है, जो मंच पर प्रकाश के धुंधलाते न धुंधलाते सब कहीं छा जाता है। फिर धीरे धीरे शांति छाने लगती है, प्रकाश उभरने लगता है और पृष्ठभूमि में गीता पाठ का स्वर उठता है। यहाँ पर यह एकांकी पूर्ण होती है। आभार।